पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर संजय खन्ना। इकबाल ममदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत ममदानी जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर आप ही के पास आऊंगी। थोड़ी ही देर में देश को संबोधन यहां पर होगा, यानी कि खामनेई संबोधित करेंगे। इससे पहले तो खबरें गश्त कर रही थी कि खामनेई को मार दिया गया, आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। अब तो कहा जा रहा है कि संबोधित किया जाएगा। क्या लगता है कि संबोधन किस तरह का रहने वाला है? कुछ अंदाजा लगा दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। आज का जो मुद्दा है, किसी भी आप टीवी चैनल पे चले जाएं तो मेन मुद्दा यही है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही थी, आपने देखा होगा कि शुरू में भी जो है ईरान की तरफ से कई स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अब की बार जो है हम बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं, हम अमेरिकन और इजरायलीज को जो है उनको तबाह करेंगे, उनके बेसिस को तबाह करेंगे। तो एक तरह से वो पोस्टरिंग कर रहे थे कि हम तैयारी करके बैठे हैं, और अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है इस जंग में जो है मतलब हमारे खिलाफ आप जंग ना करें। पर मुद्दा जो समझने वाला है, ये जंग हो क्यों रहा है, इसकी वजह सिर्फ ट्रंप और ट्रंप है, और कोई नहीं है। क्योंकि ट्रंप साहब के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि कहीं पे भी दुनिया में तेल हो, आप देख लीजिए वेनेजुएला में क्या हुआ, क्योंकि वेनेजुएला जो सबसे बड़ा उत्पादक है तेल का, वहां के प्रेसिडेंट को जो है हाईजैक करके ले गए, मतलब शरेआम गुंडागर्दी की उन्होंने। ईरान के साथ भी वो ऑयल के पीछे पड़े हैं। और दूसरा उनका मुद्दा ये है कि ईरान को किसी भी तरह से जो है न्यूक्लियर वेपनाइज स्टेट नहीं बनने देना है, क्योंकि ट्रंप को ये पता है कि अगर ईरान के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इजराइल तो खत्म होगा ही होगा, और साथ ही साथ जिस तरह से वो अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं, उसकी रेंज आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जो रेंज के ऊपर ले जाके वो अमेरिका को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। क्षति क्या, जब न्यूक्लियर मिसाइल आप दागेंगे तो तबाही तबाही है। अब आते हैं खमैनी के, आज जो बात हो रही है, र्यूमर्स जो है पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के चलेंगे, क्योंकि ये एक तरह से प्रोपेगेंडा भी है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी है। इसमें जैसा आप बता रहे थे कि अभी खबर थी कि जी अल खमैनी, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि वो भाग गए हैं, देश छोड़ के भाग गए हैं। अभी आप बता रहे थे कि एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वो मारे गए हैं, और अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि वो अपने देश को जो है एड्रेस कर रहे हैं। अब अगर वो जिंदा है और एड्रेस कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी कुर्सी में हूं और मैं पूरे कंट्रोल में हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो ब्रिगेडियर खन्ना, एक पहले बात हो रही थी डिफेंस एक्सपर्ट से, वो कह रहे हैं कि इस तरह की जब खबरें गश्त होती हैं उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक वीडियो बनाते हैं, आप एक वीडियो जारी करते हैं, फिर उसका आप लोकेशन नोट करते हैं और लोकेशन का आप ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। ये एक वो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन जो अभी खबर आई है कि देश का संबोधन होगा, वो ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल की तरफ से बताया गया है, तो उस पर थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं कि वाकई में क्या कुछ होना है, क्योंकि कुछ एक आध घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि संबोधन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले गश्त किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही देश को संबोधित करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से तुरंत के तुरंत ही मना कर दिया गया कि अभी कोई संबोधन नहीं होगा। आशा जी, अब आपने बहुत ही सही चीज कही है। ये वीडियोस जो हैं ये फ्लोट किए जाते हैं, मोटिवेटेड जिसको बोलते हैं, ये मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा है, और इसी के तहत जो है अलग अलग खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। और जब तक 100% पुष्टि एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले। देखिए, डीजीसीए ने तनाव को बढ़ते हुए यहाँ पर बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन को मद्देनजर रखते हुए बड़ी खबर, 2 मार्च तक यहाँ ये एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है। फिलहाल ईरान, इराक, इजराइल की जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है। 2 मार्च तक इसे बंद रखने का फैसला किया गया है, यानी कि ये जंग अब और खिंच गई है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां डीजीसीए ने तनाव के बीच में एक बड़ा एडवाइजरी जारी कर दिया है, जिसमें यह कह दिया गया कि एयर स्पेस को 2 मार्च के लिए बंद कर दिया है। अब यहां पर परिस्थितियां ये बन गई हैं कि जो बाहर के नागरिक ईरान, इजराइल और अमेरिका के अंदर फंसे हुए हैं,
क्या वहां से वो लोग निकल पाएंगे? क्योंकि भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि बहुत ही जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। उड़ान मंत्रालय की तरफ से लगातार इस पर निगरानी बनाई गई है और एक अपील लोगों से की गई है कि एडवाइजरी का फॉलो करें, पालन करें और जल्द से जल्द वहां पर ना जाएं जहां इस तरह के हालात बने हुए हैं। यानी कि ज्यादा लोगों को जमावड़ा एक जगह पर नहीं होना चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि तनाव है, उस इलाके को छोड़ देना चाहिए। अब यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि विदेश मंत्री का, चलिए एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है। हमले में 2 ईरानी कमांडर मारे गए हैं। ये बड़ा अपडेट, आयतुल्लाह खामनेई जिंदा होने की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर, जहां ईरान में देर रात को बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना होगा, क्योंकि हमले में 2 ईरानी कमांडर मारे गए हैं। एक एक करके आप देखिए जिस तरह से जो मारे जाने के लोग हैं उनकी खबरों को लेकर अब पुष्टि करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ संबोधन भी होगा और इसकी पुष्टि कर दी गई है कि खामनेई अभी जिंदा है। खामनेई अभी आप देखिए नहीं मारा गया है, जिस तरह से पहले ये खबरें उठ रही थी। अब देर रात में बैठक होती है तो क्या कुछ परिस्थिति होगी ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमले में 2 कमांडर यहाँ मारे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इमदान ममदानी भी हैं। इकबाल, ये बताइए कि जिस तरह से अब धीरे धीरे पुष्टि भी होना शुरू हो गई है, अब 2 कमांडर मारे गए हैं, लेकिन देर रात को एक बैठक भी होने वाली है। इकबाल ममदानी जी, भारतीय टाइम के हिसाब से रात तकरीबन 2:30 बजे ये यूएन सुरक्षा परिषद की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। और अभी ये इस युद्ध की बात करें तो युद्ध के अंदर अभी जो ताजा खबरें हैं कि वो ईरान ने दुबई के यानी यूएई के बुर्ज खलीफा जो है इलाका या पाम जुमेरा वहां हमला कर दिया। बुर्ज खलीफा जो है वो खाली कराने की बात की गई है। पाम जुमेरा पे ये हमला एक तरीके से बहुत ही खतरनाक तौर पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो 2025 में ईरान वर्सेस इजराइल का जो युद्ध हुआ था, 12 दिनों का ये युद्ध चला था, उसके अंदर जिस तरीके से हालात थे उससे बहुत विपरीत इस बार हालात जो है साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। उसकी वजह है कि अमेरिका के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि 4 दिन की लड़ाई और हम ईरान को सबक सिखा देंगे, वही वो ये चाहते हैं कि ईरान के अंदर जो लोग हैं वो रिजीम चेंज करवा दे, जिसको लेकर के ये दिन में हमला किया गया है। दिन में हमला करने की वजह साफ तौर पर यह थी कि आम जो लोग हैं वो बाहर आए और सरकार के खिलाफ जाए, क्योंकि हालात ईरान के पिछले कई सालों से काफी खराब है। वहां लोग जो है वो काफी परेशानी में है, जिसको लेकर के ये हमला करके ये लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वो खुमैनी के खिलाफ आकर के रिजीम चेंज कराए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया है, ये वाकई में इसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी। ईरान जिस तरीके से ये कह रहा था कि वो जवाब जो है वो फौरन देगा, पिछली बार जो है वो जवाब उसने कुछ समय के बाद दिया था। लेकिन अगर आज की हम बात करें, दोपहर भारतीय टाइम के साथ 12:30 बजे के आसपास जो ये हमला हुआ, उससे कुछ ही देर के अंदर ईरान ने जो ये हमला करके जवाब करके अपनी ताकत का जो अंदाजा करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अब अमेरिका हो या इजराइल हो, इन सभी की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। अमेरिका खुद भी जानता है कि इस मामले के अंदर अगर ईरान से वो कमजोर पड़ गया तो उसका जो भविष्य है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ईरान के बारे में आपको इकबाल जी, अब 3 मुद्दे गिनाए गए कि एक तो आपको परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है, दूसरा आपको आपका जो तेल भंडार है वो अमेरिका को चाहिए, फिर तीसरा ये कहा गया कि भाई जिस तरह से हथियार और ये परमाणु हथियारों को लेकर एक स्ट्रैटेजी ईरान ने बनाई है, उस पर आपको बैलिस्टिक मिसाइलें जो आपकी हैं उसको चेक करना है कि आपके पास कितना हथियार है। तो एक एक करके ये सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे। 3 स्ट्रैटेजीज को लेकर अमेरिका काम कर रहा है। देखिए, अमेरिका ये चाहता है ईरान के ऊपर कुल मिला करके कि वो परमाणु हथियार को लेकर के न बनाए, जिसको लेकर के ईरान जो है वो तैयार था उस पूरे बारे में चर्चा करने के लिए। देखिए, पिछली बार और इस बार के अंदर एक सामान्य चीज देखिए कि जहां एक तरफ ईरान के साथ बातचीत होती है और उसी दौरान इजराइल हमला कर देता है। इस बार भी इसी तरीके से माना जा रहा था कि ये बातचीत जो है जितनी शर्तें रखी गई थी उसको ईरान मानने को तैयार नहीं था। और वो एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब, कतर, कुवैत से आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट, यहाँ देशों के नेताओं से बातचीत करने का दौर शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी फौज पर हमले का जिस तरह से आप देखिए ये बड़ा हमला जायज ठहराया गया है। इजराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, ये बड़ी अपडेट। और साथ ही साथ बताते चले लगातार आप देखिए अब परिस्थितियां बदल रही हैं। फोन पर बातचीत शुरू हो चुकी है ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और साथ ही साथ अब देखिए अलग अलग देशों के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब कई देशों के नेता आपस में बात कर रहे हैं। अमेरिकी फौज पर हमला जायज माना जा रहा है क्योंकि ईरान ने तो पहले ही कहा।
काका, क्या बात है? आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत थकावट सी रहती है और घुटन सी भी महसूस होती है। चलता हूँ तो बहुत कमजोरी महसूस होती है। काका, आपको कई समस्याओं के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दिल, शुगर और रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? आप घबराइए नहीं। NPCD-CS के तहत आपकी सारी जरूरी जांच बिल्कुल निशुल्क होंगे। डॉक्टर साहब, ये NDBC ये क्या चीज है? NPCD-CS यानी राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम। समय पर जांच कराएं, संतुलित एवं पौष्टिक आहार अपनाएं, रोजाना व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से दूर रहें, हृदय, शुगर और रक्तचाप की नियमित जांच कराएं। काका, समय रहते जांच और सही आदतें अपनाकर आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में NPCD-CS के तहत निशुल्क जांच कराएं। अपनी ताकत जो है वो बढ़ाता जा रहा था, वहीं ईरान भी उन सारी चीजों पे नजर रखा हुआ था और ईरान ने ये साफ किया था इस पूरे मामले के अंदर कि अगर हमारी तरफ से हमला होता है, अब अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से हमला होता है तो उसका वो जवाब जो है वो अमेरिकन बेसिस पे चलो एक और बड़ी खबर, जहां पर हमले के बाद पहली बार संबोधन करेंगे खामनेई और थोड़ी ही देर में ये बड़ा आप देखिए संबोधन होगा। खामनेई की प्रतिक्रिया पर पूरी दुनिया की नजर है। हमले के बाद पहली बार यहाँ पर संबोधन होगा, लेकिन फिलहाल खामनेई की प्रतिक्रिया पर नजर है कि आखिर खामनेई की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, किस तरह की बात यहाँ पर रखी जाएगी। क्योंकि पहले ही आपने देखा था कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत ही जल्द कार्रवाई अगर होती है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इकबाल ममदानी जी, थोड़ी देर में संबोधन भी होना है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या रहेगी खामनेई की और किस लहजे से बात होगी ये देखना जरूरी रहेगा। क्योंकि एक तो आपके शब्द क्या रहेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी। देखिए, खामनेई एक तरीके से साफ कर चुके हैं कि वो जवाब पूरी तरीके से देंगे, वो झुकेंगे नहीं, उसको लेकर के उन्होंने साफ कर दिया है। एक तरीके से अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने पहले ही अपने 2025 से हमले से सीखा है काफी कुछ और उसके बाद इस बार जो है उसको ये पता था कि इस तरह की लड़ाई हो सकती है और उसके लोग मारे भी जा सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट सेकंड लेयर की जो कमांडरशिप है या उसके बाद अगर खमैनी मारे जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा, या आर्मी के उनके हेड मारे जाते हैं तो उसके बाद वो कमांडिंग कौन करेगा, उन सारी चीजों को लेकर के ईरान ने तैयारी कर ली है। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ईरान इस पूरे मामले को लेकर। अच्छा ब्रिगेडियर संजय खन्ना, ये सुबह से ही ये सवाल है कि अमेरिका चाहता है कि खामनेई को खत्म कर दिया जाए, तख्ता पलट हो जाए। 53 से तो ये स्थिति देख रहे हैं कि ईरान के साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये आ जाता है ना कि जब आप एक सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उस देश के पास आप सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है, आपको क्या लगता है। एक और बड़ी खबर इससे पहले दिखाते चले, दुबई से भी एक और बड़ी खबर, जहां दुबई में एक होटल पर ड्रोन गिर गया है और बड़ी अपडेट जहां पर होटल को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले आपको बताते चले जहां पर दुबई में बुर्ज खलीफा खाली कराने की भी खबर आई थी, ये भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। एयर इंडिया की दुबई और इंडिगो की इजराइल जा रही फ्लाइट्स को लौटा दिया गया है, वापस लौट गई हैं ये फ्लाइटें। और ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच में दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया है। यहाँ धार्मिक का जरिए आप देखिए जो कार्यक्रम चल रहे थे उन्हें भी बंद किया गया है और धमाकों की आवाज यहाँ सुनी गई है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हमले के बाद दुबई के सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया, आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया और इंडिगो के हमले के बाद यहाँ पर आप देखिए मिडल ईस्ट अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को भी रोक दिया गया है और इसी के साथ एयर इंडिया ने इससे जुड़ी हुई सबसे ज्यादा जानकारी साझा कर दी है, जिसमें आप देखिए कुछ नंबर एयर इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन उससे पहले ड्रोन से हमला किया गया है दुबई के अंदर। और ये बड़ी अपडेट, कुछ नंबर सामने आ गए हैं जिसमें ईरान के आर्मी चीफ का भी बड़ा बयान। देखिए आर्मी जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सरदार जवानी का ये बड़ा बयान जिसमें अपनी बात रख रहे हैं। देखिए ईरान अब करेगा हथियारों का इस्तेमाल, ये तो दोपहर से ही आप देखिए ईरान की तरफ से ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि अब की बार खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तो आपने सिर्फ फ्लॉप शो देखा था,
अभी तो सिर्फ आपने एक स्टॉक को देखा है जो हमने बाहर निकाला है, लेकिन इसके बाद हम अपना जखीरा बाहर निकालेंगे और खतरनाक हथियार जो है वो बाहर निकालेंगे। लेकिन कुछ नंबर मैं शेयर करना चाहूंगी अपने दर्शकों के साथ कि एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर و شجاع ایران اسلامی آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی در تجاوز صبح امروز به ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که زبانی جز زبان زور نمیفهمند و خوی وحشیگری خود را به جهانیان ثابت کردند و مردم بیگناه و دانش آموزان معصوم کشورمان را به خاک و خون کشاندند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی 14 پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق‌آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروها तो फिलहाल आर्मी चीफ को आप सुन रहे थे, आर्मी जनरल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार हथियारों का जखीरा निकालेगा बाहर ईरान, क्योंकि अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि इजराइल में पहले ही से ही कहा गया कि एक से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, दफ्तरों को बंद कर दिया गया और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दे दी गई थी। और उससे भी बड़ी बात यहां पर ये बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ दिया, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि ईरान के लोगों को सड़कों पर निकलने की जरूरत है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत है, यही सही समय है कि सरकार के खिलाफ आप बोल जाएं और इस वक्त आपके पास मौका है तो ये बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आर्मी जनरल की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हम करेंगे। इकबाल जी, अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। एक सेकंड देखिए, अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर खन्ना, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। बोलिए उनका कहना है कि अभी तक जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं वो स्क्रैप लेवल के किए गए, अभी तक बैलिस्टिक लेवल के और जो मिसाइल है वो हमने इस्तेमाल नहीं किए, जो सुपरसोनिक माने जाते हैं उनको लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, गल्फ वॉर जब पिछली बार अमेरिका ने लड़ा था उसी वक्त उसने अपने मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर तकरीबन 19 ऐसे सैन्य ठिकाने बनाए थे, जिसको लेकर के ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि अगर ये युद्ध होगा तो इसको हम बारूद से भर देंगे। अभी जो मामला चल रहा है, आप देखिए कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये हमला किया जा रहा है। अगर ईरान ने अपना हमला बढ़ाया, यूरोप की तरफ बढ़ गया, तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से ये मिडिल ईस्ट में यूरोप वगैरह जो है सारी ही जगह जो है वो चपेट में आ जाएंगी। अमेरिका ये मान रहा है कि जिस तरीके से मादुरो को उसने वेनेजुएला के अंदर उठा करके कब्जा करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जो कर्जा है वो खत्म करने की लगातार वो कोशिश कर रहा है और हर जगह दादागिरी कर रहा है, इस बार ईरान के अंदर भी वो वही समझ रहा था। लेकिन ईरान के अंदर उसकी एक मजबूरी ये भी है कि इजराइल का जो प्रेशर उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका खुद एक तरीके से साफ तौर पर तो नहीं चाहता है जंग करना, लेकिन ईरान अपना इजराइल के प्रेशर के अंदर उसकी एक तरीके से मजबूरी भी है और इस मजबूरी के अंदर जिस तरीके से जंग शुरू हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वेनेजुएला नहीं है जिसको लेकर के वो आसानी से फतेह पा लेगा। ये खुद अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर ये वॉर 4 दिन की ट्रंप मान रहे हैं, अगर 4 दिन से ज्यादा बढ़ गया या अफगानिस्तान की तरह हो गया कहीं, तो आप समझ लीजिए कि इस बार बहुत बड़ा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि रशिया जो है वो एक तरीके से अपने हथियार जो है ईरान को दे रहा है, चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट वगैरह सारी चीजें वो दे रहा है। तो अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती भरा रहेगा, इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। एक और बड़ी खबर जहां पर चीन की सप्लाई फ्लीट समुद्र को मद्देनजर रखते हुए बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए स्पाई फ्लीट की मदद किस तरह से होगी। चीन की स्पाई फ्लीट समुद्र में मौजूद है, यानी कि चाइना पूरी तरह से मदद दे रहा है ईरान को। अब आप देखिए फौज की मदद दे दी गई है और स्पाई फ्लीट की मौजूदगी यहाँ हो चुकी है समुद्र के अंदर। और वहीं पर आप देखिए किस तरह से अब हालात बनेंगे। यही इसी पर सवाल था कि क्या फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करेगा चाइना या नहीं, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों की तरफ से, सिर्फ रशिया की तरफ से अभी तक आप देखिए स्टेटमेंट जारी हुआ था कि क्या ये राष्ट्र दूत की बात हो रही है, शांति दूत की बात हो रही है, ये क्या पीस को लेकर बात हो रही है, इस पर
यहाँ पूर्ण विराम लगना चाहिए, लेकिन अब चाइना की तरफ से मदद देने की कोशिश कर दी गई है ईरान को। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत भी की है, लेकिन फिलहाल ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है हल्के में। अब आप देखिए यहाँ पर यह बातचीत हुई, करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है और एक स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश की गई है। ईरान पर हमले को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है और जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से पहले ये चल रहा था कि ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका ये जंग हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर इजराइल और अमेरिका की आपस में बातचीत शुरू हो चुकी है और ईरान पर अब किस तरह का पलटवार होगा ये देखना होगा, क्योंकि करीब 15 मिनट तक दोनों नेताओं ने यहाँ बातचीत की है। ब्रिगेडियर खन्ना, पहले इजराइल और अमेरिका को लेकर अगर बात करें, दोनों की आपस में बातचीत हुई है, क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त बनाई गई होगी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से? 15 मिनट की बात हुई है। आशा जी, देखिए जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो ओवर फोन कॉल नहीं बनती हैं, वो ऑलरेडी उनकी बनी हुई थी, इन प्लेस थी। सिर्फ कुछ अगर मुद्दे चेंज होते हैं तो वो डेवलपिंग सिचुएशन के ऊपर होते हैं। तो अगर आप किसी भी जंग में जाते हैं तो उससे पहले आप डिसाइड करते हैं आपने क्या करना है, कहां से करना है। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, मेरे को 2-3 मिनट का थोड़ा सा आप टाइम दे दें। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे ये प्रिसिशन, इनके जो 2 कमांडर मारे गए हैं। जब अभी बीच में इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही थी, तब भी टॉप साइंटिस्ट और टॉप लीडर्स जो है ईरान के जो है वो मारे गए थे थ्रू ड्रोन अटैक्स, और यही चीज अभी भी हुई है, जो इनके कमांडर मारे गए हैं। तो प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो है वो की गई हैं और आगे भी होंगी, और इसी वजह से जो है अल खमैनी वो अपनी जगह बदलते जा रहे हैं, जिससे कि उनका कुछ पता नहीं चले कि कहां पे हैं, जिससे उनके ऊपर कोई इस तरह की स्ट्राइक ना हो। दूसरा है, हम वीडियो की बात कर रहे थे। अभी जैसे अल खमैनी पूरे नेशन को एड्रेस करेंगे तो वो 100% लाइव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो सैटेलाइट्स हैं और जो भी सर्विलेंस इक्विपमेंट है उनको ढूंढ रही है, पता करने के लिए कहां है, जिससे कि प्रिसिशन स्ट्राइक जो है अमेरिका या इजराइल उनके ऊपर कर पाए। तो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगा। सिर्फ इसमें अगर कोई चीज चेंज होगी तो वो ये होगा कि ये डेवलपिंग सिचुएशन। अब वो अपने नेशन को क्या एड्रेस करेंगे, उन्होंने मैं बता रहा था, वो ये जताना चाहते हैं कि मैं अभी भी हूं, मैं सुप्रीम लीडर हूं, मैं जिंदा हूं, और ये हमने जो कसम खाई है कि हम अमेरिकन को तबाह करेंगे या उनसे लोहा लेंगे और उनके बीच में भी तबाही करेंगे, उसके लिए मैं बैठा हूं। तो अपने पूरे देशवासियों को एक तरह से मोटिवेट करेंगे। जब इजराइल और ईरान की जंग हो रही, ब्रिगेडियर खन्ना जी, अब हथियारों को लेकर चेतावनी जारी हो रही है। अभी आपने आर्मी जनरल का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो अब घातक हथियार डालने वाले हैं। कौन से ऐसे घातक हथियार हैं ईरान के पास? क्योंकि जो मैं यहाँ देख रही हूँ 9.6 लाख कुल आपके पास सैन्य कर्मी है और 551 कुल विमान है आपके पास, 188 लड़ाकू विमान है, फिर हमलावर हेलीकॉप्टर आपके पास 13 है, 2675 टैंक है आपके पास, 1803 तोपें हैं और फिर तोपखाने हैं, विमान वाहक जो है वो छूने आपके पास, और 25 पनडुब्बियां हैं। घातक हथियार कौन से हैं? अच्छा जी, ऐसा है कि अगर जब 12 दिन की ओपन लड़ाई हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, अगर ये घातक उनके पास हथियार थे तो उस टाइम भी इस्तेमाल होते, जो कि नहीं किए गए हैं। ये थोड़ी है कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही है और मैं अपनी पूरी पावर नहीं इस्तेमाल करूं उस लड़ाई में, क्योंकि उस टाइम ये नहीं पता चल रहा था कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा और ईरान के ऊपर कितनी तबाही होगी। और आप ये देखिए कि अमेरिका ने बाद में B-2 बॉम्बर से उनके जितने भी ये न्यूक्लियर साइट्स थी, नतान्ज है, फोर्डो है, इन सब के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक्स की थी। अगर तब भी ईरान के पास अगर ये ऐसे हथियार थे तो वो उसको इस्तेमाल करता, पर उन्होंने एक और बड़ी खबर, जहां जंग के बीच में तुर्की का बड़ा बयान सामने आ गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां तुर्की ने ईरान पर हमले के लिए एयर स्ट्राइक नहीं की है, यानी कि आप देखिए ये तुर्की ईरान पर हमले के खिलाफ है। ये बड़ी अपडेट, जहां सऊदी अरब के साथ भी बातचीत हुई है और साथ ही साथ बताते चले कि तुर्की ईरान पर हमले के खिलाफ है, यानी कि ईरान पर जो हमला किया गया है टर्की पूरी तरह से इसके खिलाफ है कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस वक्त टर्की भी आ गया है। लेकिन अब परिस्थिति आप देखिए घातक होने वाली है, क्योंकि अगर एक एक करके देश यहाँ शामिल हो जाते हैं या इस तरह, चीन का भी जंग पर बयान आ गया है। देखिए इसी का इंतजार था। अब चीन कह रहा है कि दोस्ती रखेंगे बरकरार, यानी कि एक बार फिर से ईरान का सपोर्टर बन गया है चीन।
जंग में ईरान को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान, या ईरान की हर संभव मदद करेगा चीन, ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया। इससे पहले आपने देखा रशिया की तरफ से ये कह दिया गया कि ये जंग बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये बंद होनी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। लेकिन चाइना पर नजर थी कि क्या सिर्फ बैकफुट पर ही खेलने की कोशिश करेगा या फिर फ्रंट पर भी आएगा। अभी अभी बात हो रही थी ब्रिगेडियर खन्ना, और अब तो फ्रंट पर आ गया है चाइना। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल साथ खड़े हैं हम ईरान के। आशा जी, ना चाइना ना रशिया इस लड़ाई में सीधा सीधा सामने आएंगे अमेरिका के, ये बिल्कुल क्लियर है। जो साजो सामान मिलिट्री का, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन्स हो या मिलिट्री हार्डवेयर, जो वो पहले सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि ये पता है, पुख्ता खबरें हैं कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया इनको मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री का साजो सामान ईरान को सप्लाई कर रहे थे। सिर्फ अब जो चीज बदलेगी वो ये है कि बहुत तेजी से रिप्लेसमेंट्स उनके पास आएंगी, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि अब अगर ये तवातोड़ जिस तरह से ईरान अगर फायर करता रहा अपनी मिसाइल और ड्रोन्स, कुछ समय के बाद वो खत्म होंगी और उसके पास अभी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है। तो ये तीन देश जो हैं उनकी इस तरह से मदद करेंगे। बयानबाजी तो चलती रहेगी। आप रशिया और यूक्रेन लड़ाई में देख लीजिए, पूरे दुनिया ने अलग अलग चीजें कही हैं रशिया के लिए, पर रशिया कहीं रुका? कोई, ये बयानबाजी है, इसका आज की डेट में कोई किसी के ऊपर असर नहीं है। जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत आजमाता है। वेपन सिस्टम्स का जो है इतना दूसरा, फिर तो ब्रिगेडियर खन्ना खुलकर ये कहा जाएगा अभी कि चाइना ने जो हथियार ईरान को दिए हैं वो तो बैठकर आराम से देखेगा कि मेरे हथियार किस काबिल आ रहे हैं, कि काम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सही है भी नहीं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, अमेरिका इजराइल जंग में ब्रिटेन का कोई रोल नहीं है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर जंग पर सभी देशों की नजर है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि ब्रिटेन का कोई रोल नहीं है। अमेरिका इजराइल जंग को लेकर ये बड़ा, आप देखिए, बयान जारी कर दिया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर भी हमला कर दिया गया है, वहां पर भी आप देखिए किस तरह से आवाजें धमाकों की सुनाई गई हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है, ब्रिटेन की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग में हमारा कोई रोल नहीं है और जंग पर सभी देशों की नजर है। लेकिन फिलहाल लगातार आप देखिए एक एक देशों की प्रतिक्रिया आना, ब्रिगेडियर संजय खन्ना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप अपने आप को इससे दूर खींच रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से तो साफ कह दिया गया कि हम तो भाई इसका पार्ट ही नहीं है। बिल्कुल, सभी देश अपना अपना बयानबाजी करेंगे, और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा, इस सिर्फ जो चीज अभी हम थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि टेलीफोनिकली जो है बातचीत कर रहे हैं ईरानियंस, जो उनके डिप्लोमेटिक चैनल है बाकी देशों के साथ जो मिडिल ईस्ट में है। अमेरिका ने बहुत एक चालाकी वाला काम किया है। उन्होंने अपने जो बेस एस्टैब्लिश किए हैं वहां से उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक्स किए हुए, सॉरी ईरान के ऊपर पहले ब्रिगेडियर खन्ना, आपने गलत सुना। मैंने कहा कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है और करीब 15 मिनट बातचीत हुई है। जी, तो देखिए बातचीत का अब असर क्या होने वाला है। हाँ। कोई असर हो, ट्रंप साहब जो है एक एक घंटा, डेढ़ घंटा जो है इनके साथ बात करते थे, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, कि जंग रोकनी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब ये सिर्फ जो 15 मिनट की बातचीत हुई है उसमें सिर्फ इतना चीज डिसाइड की जाएगी कि इसको किस लेवल तक हम एस्केलेट करें, क्योंकि एस्केलेटरी लैडर अगर कोई बढ़ाएगा तो अमेरिका ही बढ़ाएगा। ईरान की इतनी क्षमता नहीं है, और ये एक तरह से लूजिंग बैटल। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं कि ईरान के पास क्षमता नहीं है कि वो अमेरिकन मिलिट्री माइट को जो है तबाह करे। हाँ, कुछ हद तक जो उनकी मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर कुछ तबाही वो ला सकता है। पर देखिए जैसे इजराइल ने किया, उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं, तो वैसे अमेरिकन ने भी ये सब किया है। तो क्षति अगर होगी तो बहुत मिनिस्क्यूल होगी। अब बोला ये जा रहा है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से कि जी ईरान ने कतार में अटैक कर दिया है, सऊदी पे अटैक कर दिया है। उनके ऊपर अटैक नहीं किया, उन्होंने किया है मिलिट्री बेसिस पे। अब मिलिट्री बेसिस के अगर आसपास कोई सिविलियन या रिहायशी एरिया है तो अनफॉर्चुनेटली अब वेपन सिस्टम है, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तो जाएगा नहीं इतनी दूर से। तो वो अगर क्षति होती है तो वो इन देशों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब सुबह की एक स्टेटमेंट थी, मेरे को ध्यान में नहीं है कि कौन से देश ने कहा, ये मिडिल ईस्ट के किसी देश ने कहा जिसके ऊपर ये अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ था,
कि हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे। करना अमेरिका को है, बट देश वो बोल रहा है कि हम जो है ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे। इराक की तरफ से तो कहा गया था। इस तरह से एक तरह मतलब वो दिखाया जा रहा है कि ईरान जो है बिल्कुल ही अलग थलग है और उसका कोई में आने वाला नहीं। टर्की बोल रहे, टर्की मतलब स्टेटमेंट तो सभी देंगे, पर बूट्स ऑन ग्राउंड या अपना वेपन सिस्टम लेके ये कौन एक बहुत बड़ा सवाल होता है इकबाल जी, कि आपको कहना कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ में खड़े रहना, दोनों शब्दों में डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल, इससे अच्छा कोई गलत बात नहीं है कि आप जो कह रही है। देखिए, लेकिन मैं अभी ब्रिगेडियर साहब को भी सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है इस लड़ाई के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये भी भूलना नहीं चाहिए हमको कि वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर इतनी ताकत होने के बाद भी उसे छोड़कर भागना पड़ा है। ज्यादा दूर नहीं है, अफगानिस्तान 2021 के अंदर हमने देखा है कि जहां पेंटागन ये बात कर रहा था कि कई साल लगेंगे। मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक और बड़ी खबर दुनिया भर में आप देखिए, अमेरिका के जितने भी ठिकाने बनाए गए वहां पर तैयारी शुरू हो गई है। और अब बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। लगातार बड़ी खबर, विश्व युद्ध 2 के बाद यहां अमेरिका अब आप देखिए किस तरह के हालात बनाएगा। दुनिया भर में अमेरिका ठिकानों पर निशाने हैं और अब आप देखिए ठिकानों पर पूरी तरह से निशाना बना दिया गया है। लेकिन फिलहाल लगातार ईरान ने हॉर्मुज़ में ही यहाँ इसे बंद कर दिया है और साथ ही साथ IRGC ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि रेडियो सिग्नल से समुद्र में भी आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बन गई है। लाल सागर में हुती ने कब्जा कर लिया है, ये बड़ी खबर, जहां रेडियो सिग्नल से समुद्र में इस देश को पहुंचा दिया गया है। लेकिन फिलहाल ईरान ने हॉर्मुज़ यहां बंद कर दिया है और बंद करने के बाद आप देखिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है IRGC की तरफ से। लेकिन रेडियो सिग्नल और समुद्र में इस पूरे प्रदेश को पहुंचा दिया गया है। लाल सागर में हुती ने कब्जा किया है। आप इकबाल जी, अब जिस तरह से ये कहा गया कि भाई रेडियो सिग्नल से समुद्र में ये सिग्नल से पूरी तरह से आप देखिए ये पहुंचा दिया गया है मैसेज, लेकिन परिस्थितियां तो अब और खराब होती दिख रही हैं, सुलझता तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लाल सागर पर कब्जा कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए ईरान के साथ में हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे एंटी इजरायली जो संगठन का जो सपोर्ट है उसके पास, जिसको ईरान लंबे समय से मदद करते आ रहा है, वो सारे ही एक्टिव हो चुके हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद करने की ताकत ईरान रखता है। पिछले कुछ दिनों पहले उसने एक प्रैक्टिस के अंदर भी सारी चीजें साफ की थी। और मैं आपको ये साफ कर दूं इस पूरे मामले के अंदर कि अभी जो एक मिसाइल लॉन्च की गई है जिसे जेली फिश की तरह दिख रही है, जिसको IRGC ने कहा है कि हमारे पास कई ऐसी मिसाइल है, जिसके अंदर से एक जो मिसाइल अभी उन्होंने सुपरसोनिक छोड़ी है, जिसको लेकर के दुनिया हैरान है कि ये जेलीफिश की तरह दिख रही है। खास करके हमने वो फिल्मों में और सीरियल्स में ही देखा था। तो ईरान जिस तरीके से बात कर रहा था, तो उसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि वो 100% सही होगी, लेकिन हाँ ये भी है कि जिस तरीके से ये लड़ाई को लेकर अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है, वैसे ही चाइना, रशिया, ये सारे ही लोग जानते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी गई है ईरान की तरफ से। देखिए इजराइल की ओर ये मिसाइल दाग दी गई है, ये बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह की अब ईरान एक एक करके कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। यानी कि ईरान पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइल को दाग दिया गया है। तेहरान से ईरान ने अब ये मिसाइल दाग दी है, ये बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां अब बनने वाली है, क्योंकि इजराइल अमेरिका की आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान यहां पर एक्शन मोड में आ गया है। बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार फिर से दाग दिया गया है। तेहरान से यहां पर ईरान ने पूरी तरह से मिसाइल को यहां दाग दिया है। इजराइल की ओर से ये मिसाइल दाग दी गई है और अब आप यहां से समझ सकते हैं कि आने वाली स्थिति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से मामला गंभीर हो चुका है। एक तरफ से बातचीत दौर शुरू हो चुका, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान लगातार कार्रवाई को लेकर तेज हो गया है। ईरान ने अपनी मिसाइल को दाग दिया है और तेहरान की तरफ यहां पर आप देखिए किस तरह से ये मिसाइल को दागने की बात कही गई, क्योंकि इससे पहले तेहरान को खाली करने की बात कही गई थी और जल्द से जल्द लोगों को कहा गया था कि तेहरान को छोड़कर वहां से चले जाइए, और अब वहां पर मिसाइल दाग दी गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आप देखिए परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल लगातार बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से यहाँ बड़ी कार्रवाई को अंजाम ईरान की तरफ से दे दिया गया है। चलिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए जंग तो लग ही गई है समझ लीजिए,
और अब ये किस तरह से करवट बदलेगी ये देखना होगा, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से बातचीत का दौर शुरू किया गया, अमेरिका के साथ बातचीत हुई, लेकिन ईरान वहां पर आप देखिए एक्शन मोड में आ गया है। और उसके साथ ही देखिए किस तरह की अब हालात बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक एक बार फिर से, यानी कि मिसाइल वहां पर दाग दी गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इद्रिस भी हैं। इद्रिस, जिस तरह से ये मिसाइल दागी गई है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि युद्ध किस ओर चलता जा रहा है? ये रुकने वाला तो है नहीं, अब तो बढ़ता ही दिखेगा। बड़ी खबर बताई है, लेकिन इस बीच में एक और खबर आ रही है, अभी हम इसको भी अनाउंस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी इस हवाले से, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो अपनी एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके से इस्तेमाल होने नहीं देगा। लेकिन इस बीच में ये जो आपने अभी मिसाइल के हवाले से बताया है, और जिस तरीके से लगातार अब ये सुबह से ही जिस तरीके से शुरू में जब इसराइल ने ये अटैक किया, फिर अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये इस हवाले से मुकम्मल तरीके से उनकी जानिब से तस्दीक की गई और अनाउंसमेंट की गई, और अब ये जो पूरा एक रीजनल बेस्ड, मैं नहीं कहूंगा आशय से कि ये रीजन पे मुहित जंग रह सकती है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और जी हाँ, बोलिए इद्रिस। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और इस बीच में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में जो मिसाइल्स दागे गए हैं, तो फिर उनकी जो एयर स्पेस है या जो उनकी बाउंड्रीज को फलांगा गया है, वहां पे इसका असर देखने को मिला, इंपैक्ट मिला है। तो इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो पूरा खलीज या जो पूरा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट है, वहां पे ये आवाजें दिखाई दे रही हैं। तो इस बीच में जी, जिस तरह से तेहरान को पहले ही खाली कर दिया गया, फिर उसकी तरफ मिसाइल दाग दी गई और फिर कह दिया गया कि थोड़ी देर में संबोधन भी होगा। आप संबोधन भी करेंगे, मिसाइल भी दागेंगे, कैसे चलेगा? संबोधन की जिस तरीके से आपने बात की, ये तो 2025 में मैंने बताया यही था कि बातचीत करते करते अचानक हमला कर दिया गया। इस बार भी यही मामला था। इसी चीज को लेकर के देखिए, इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा डाकू है, जो मुझे लगता है कि उसने कभी अपनी बात को, कमिटमेंट को पूरा किया नहीं है। ये दुनिया इन सारी चीजों को समझती है। इन्हीं चीजों को लेकर के ईरान जो है बखूबी वो सारी चीजें समझ रहा था, जिसको लेकर के वो अपनी तरफ से तैयारी भी कर रहा था। और लगातार मैं आपको बता दूं, भले ही ईरान आप और हमारी नजरों में कमजोर हो, लेकिन जो 12 दिन पिछले साल उसने युद्ध करके बताया, उसके अंदर भी जो हथियार थे वो अमेरिका के ही लगे हुए थे, साथ ही इजराइल के एरियन डोम जैसे और थार जैसे सिस्टम भी लगे हुए थे, जिसको एक तरीके से नकार करके इतना बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर के लगातार आप देखिए कि काटते हुए ईरान की जो मिसाइल थे वो जा रही है। और सबसे बड़ी बात इस बार जो है कि खुद ईरान के पास भी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से उसने लिए है, जो छोटी जगह पर भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से चाइना की बात करें या रशिया की बात करें, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा आशा कि ये कंट्रीज जो है भले ही लड़ के सामने लड़ने ना आए, लेकिन ये जरूर चाहेंगी कि जिस तरह से हार्मोज की बात हुई कि हार्मोज स्ट्रेट जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ओमान की खाड़ी उसके साथ लगती है, अरब सागर उसके साथ लगता है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कतर है, और थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब है, फिर फारस की खाड़ी है। यानी कुल मिलाकर एक स्ट्रैटेजी बन गई है। वो तो पहले से ही बनी थी कि इस तरह परिस्थितियां बन गई, लेकिन अब तो और घातक हो गई। बिल्कुल, इसके अंदर लगातार मैं आपको बता दूं कि हूतीज वगैरह भी जो है, मलेशिया शिया वगैरह जो है, वो भी एक तरीके से एक्टिव हो जाएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है एक बार बंद हो जाएगा। अगर ये 4 दिन भी जंग चलती है तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ जाएंगे, शेयर मार्केट अभी से ही गिरना शुरू हो गए। और इस बार जो लड़ाई है ना, देखिए जहां ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की बात आ रही है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का भी जो ग्राफ है वो इस बार अमेरिका के अंदर गिरा है। लोग नहीं चाहते हैं कि ये जंग हो। इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के तो लोग वैसे भी सड़कों पे आते रहे, लेकिन उनके करप्शन को लेकर के वो हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई एक नई जंग जो है दुनिया में छिड़ी रहे, ताकि वो अपनी सत्ता संभाले बैठे हुए। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है कि वो इजराइल की बात को काट नहीं सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के लगातार उसे युद्ध करना है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप भी है ना, जो काफी लंबी तरीके से घिरे हुए, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, जंग का मामला हो, खुद अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनसे नाराज है।
तो इन सारी चीजों को लेकर के इस बार जो जंग हुई है, ये अगर 4 दिन से ज्यादा बढ़ गया समझ लीजिए आशा, तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट में और नहीं बड़ी पूरी खबर दुनिया जहां में पर होगा। आप देखिए और खास करके जिस तरीके से हमले अरागची किए की जा तरफ रहे से हैं, यहाँ पर दोनों की बातचीत हुई है। ये बड़ी अपडेट जहां आप देखिए भारत के भी विदेश मंत्री की तरफ से अरागची के साथ बातचीत की गई है, फोन पर दोनों के साथ बातचीत हुई है। ये बड़ी अपडेट, यानी कि अब जंग के बीच में दोनों की बातचीत हुई है, भारत और एक बार फिर से आप देखिए ईरान के साथ साथ जिस तरह से बातचीत करने का दौर खुल गया है, यानी ये पहले ही अटकलें लग रही थी कि भारत का स्टैंड क्या कुछ रहेगा। एस जयशंकर की तरफ से बातचीत करने का दौर शुरू किया गया है और दोनों की यहाँ बातचीत हुई है, अरागची की बातचीत हुई है जयशंकर के साथ, लेकिन फिलहाल फोन पर यहाँ दोनों की बातचीत। इससे पहले आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है करीब 15 मिनट, और उसके बाद ब्रिटेन कह रहा है कि हमारा तो कोई रोल नहीं है, चाइना कह रहा है कि हम बिल्कुल यहाँ पर ईरान के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो हम पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन इस बीच में अब परिस्थितियां और घातक हो गई हैं। जयशंकर और अरागची की ये बातचीत हुई, लेकिन इसके साथ ही होमरूज को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए अब जो होमरूज है, कहा जा रहा है कि अरब अमीरात यानी कि यूएई और इसके आसपास के सभी तेल उत्पादक यहाँ देश है और इसलिए इसे जलीय रास्ते से दुनिया भर की तेल की सप्लाई की जाती है। यानी कि होमरूज वो है जहां से हर देश तेल लेकर निकलता है, तो यानी कि ये रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई है ब्रिगेडियर खन्ना, और ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। बिल्कुल आशा जी, ये जो अटकलें हैं ये तब भी लगाई जा रही थी जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिकन इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम भी ये सोचा जा रहा था कि ईरान जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद कर देगा। उसका बंद करने, अगर उसने बंद कर दिया तो बिल्कुल सही कहा आपने, इसके पूरे विश्व के ऊपर जो है इसका असर पड़ेगा। देखिए 20% जो दुनिया का तेल है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का यहां से बाकी पूरी दुनिया में जाता है और इसमें सबसे ज्यादा जो खपत है वो चाइना की है। साथ ही साथ जो नेचुरल गैस है जिसको हम LNG बोलते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, वो भी यहीं से जाती है, इसी एरिया से। और ये ट्रम्प कार्ड है जो कि ईरान के पास है और वो कोशिश, माइनिंग सी में उन्होंने अपने माइंस 100% लगा दी होंगी क्योंकि उनको पता है कि ये अमेरिका जो है ये करेगा कुछ ना कुछ, तो उन्होंने अपने एरियाज चुन के जो है वहां पे माइंस लगाई हुई हैं। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो ये जाता बताइए है कि जो चाइना ने अपना पक्ष क्लियर किया है कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, 90% की जो हिस्सेदारी तेल में है उसी का डर तो नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर था तो सीपेक को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं भाई। इस बार भी क्या वो तेल के भंडार पर ही नजर है? नहीं, क्योंकि चाइना सबसे पहले अपनी इकोनॉमी की तरफ देखता है, इसमें कोई दोराय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, वो अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, तो इस वजह से भी वो स्टेटमेंट अमेरिका के अगेंस्ट ही देगा। और उसका डिफेंस का भी सप्लाई है, ऑयल की भी सप्लाई है, तो इस वजह से चाइना और ईरान वो एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि मिलिटरीली बिल्कुल भी चाइना, रशिया, कोरिया, कोई भी देश मिलिटरीली वहां पे इंटरफियर नहीं करेगा। सिर्फ साजो सामान फौज का वो स्पीड अप करके इनको देंगे लड़ाई लड़ने तो के लिए। ब्रिगेडियर खन्ना, इस बीच में मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने ये बता दिया है कि ऐसी सिचुएशन में जब हरमुज के अंदर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, चाइना इसमें मिलिट्री के हिसाब से बिल्कुल भी ईरान के साथ नहीं आएगा। एक तरफ से ईरान कह रहा है कि वो बिल्कुल जो चाइना है, रूस है, वो तो कह ही रहा है कि वो उनके साथ आएगा, हिमायत में अभी भी कह रहा है कि वो उनके साथ है। तो अगर मिलिट्री की जरूरत पड़ती है वो साथ नहीं आता है, तो फिर इसको किस तरीके का साथ समझते हैं? अब जैसा मैंने बोला कि जो फौज का साजो सामान है, जो भी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनका हार्डवेयर है, क्योंकि अब ईरान जो है वो इन्वॉल्व हो गया है लड़ाई में, तो जो उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती जाएगी क्योंकि खपत ज्यादा, इस्तेमाल ज्यादा होंगे उनके वेपन सिस्टम्स, और प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे होगी। तो यहाँ पे जो है ये 3 देश ईरान की मदद कर सकते हैं कि वो बाय एयर इनके जितना जल्दी हो सके रिप्लेसमेंट्स उन चीजों की भेजते रहें, जिससे ईरान एक होता है पॉज, लड़ाई में पॉज आना, वो पॉज जो है नहीं आए
इसी वजह से ये तीनों देश उनकी मदद करेंगे, मिलिट्री का साजो सामान जल्द से जल्द और लगातार उनको भेजते रहे। अब जिस तरह से आप ये चीज कह रहे हैं तो जब अब प्रॉक्सी की ही हम समझते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे चाइना है या जो रशिया की आप बात कर रहे हैं, वहीं पर जिस तरह से इजराइल को पहले से अमेरिका साथ देते आया है हर तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उसको सामान देगा, बाकी सारी चीजें दे सकता है, बैक फुट पे उसको मदद कर सकता है, तो ऐसे में जब जरूरत पड़ती है जो इजराइल है उसको जरूरत पड़ती है तो अमेरिका खुल करके भी सामने आ जाता है कि वो भी उसकी लड़ाई में शरीक है। तो ऐसे में ईरान के साथ अगर रूस भी और चाइना भी खुल करके आता है तो फिर इस जंग का क्या नतीजा हो सकता है, आगे कहां तक ये जा सकती है? ये तो फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि जब ये बड़े स्टेट्स चाहे रशिया हो चाइना हो, अगर ये इन्वॉल्व हो गए तो एक तो पूरा विश्व बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए इन देशों के भी अपनी फॉलोइंग है, अपनी उनकी ट्रीटीज हुई हैं, उनकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डिफेंस टाइज हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो वो देश इनके साथ खड़े होके वो भी सीधा सीधा फिर जंग में आ जाएंगे। और वैसे ही जो अमेरिका के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया या और जो देश हैं वो अमेरिकन खेमे में चले जाएंगे। तो ये पुराने टाइम में जैसे कोल्ड वॉर के टाइम जो है यूएसएसआर का एक खेमा होता था और अमेरिकन खेमा होता था, वैसे ही सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो। हॉर्मुज़ बंद कर दिया, इसमें सबसे बड़ा नुकसान एक्चुअली ईरान का है, बाकी देशों का तो है एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी, टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, पेट्रोल इसकी क्रूड ऑयल की रेट्स बढ़ जाएंगे, पर नुकसान किसका? इसमें सबसे बड़ा नुकसान ईरान का है। और जब भी आप कोई भी जंग लड़ते हैं, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो 5 साल 10 साल 15 साल पीछे चला जाता है। इजराइल और ईरान, ये जो 12 दिन की इनकी लड़ाई हुई है, कम से कम इकोनॉमिकली ये दोनों देश 15 साल पीछे चले गए हैं। और वैसे ही और ईरान की कहां से वो अपनी जो है इकोनॉमी को अब आप ये जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अब ईरान की बात ही करेंगे तो अर्थव्यवस्था के हवाले से जो अमेरिका की जानिब से लगातार उसमें सैंक्शंस लगाए गए पहले से ही, तो इस तरीके से यहाँ पे जो झुकाव नहीं देखने को मिल रहा है ईरान का, तो क्या इसके पीछे वो सैंक्शंस भी हो सकती है? कि ईरान को पहले से मालूम है कि इन्होंने इनको हर तरीके से रोकने की कोशिश की है, तो इससे बेहतर है कि इनके साथ लड़ा जाए, तभी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। जबकि अब ये जो मुआहिदा था, एग्रीमेंट पे करीब थे कि बातचीत होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमला किया जाता है और बताया जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका कई महीनों से इसका मंसूबा कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, काफी बार ओमान ने भी इसके अंदर नेगोशिएशंस में मदद की है, जिनीवा में अभी चली हैं, मतलब 3-4 देशों में अभी ये अमेरिकन अटैक से पहले जो है ये 3-4 देशों में ये इसके ऊपर चर्चा हुई है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। पर ईरान, अगर आप लॉजिकली सोचें और ईरान के अगर मंशा साफ है तो वो अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं फॉर पीसफुल पर्पस, अगर वो कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं पूरे विश्व को उनका साथ देना चाहिए। पर अगर जैसे अमेरिकन सोच रहे हैं और बाकी देश सोचते हैं कि यही इनरिच यूरेनियम को जो है वो न्यूक्लियर वेपनाइज सिस्टम मिसाइल में इस्तेमाल कर लेंगे और वो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। और इधर में इकबाल साहब से एक सवाल, इधर में इदरीस, एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बार अपने दर्शकों को वो दिखाते चले। देखिए एक और बड़ी खबर, जहां पर लगातार हालात तो जंग जैसे बने हुए, लेकिन परिस्थितियां इजराइल पर ईरान का बड़ा बयान आ गया है। इजराइल की तरफ से भी आप देखिए मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया है, यानी कि ईरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइलें दागी, अब यहाँ मल्टी वॉरेंट मिसाइल दाग दी गई है। ये बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। और साथ ही साथ बताते चलें कि जंग पर आज यूएन सुरक्षा परिषद की भी बैठक होनी है। ये बताया जा रहा था कि देर रात को यूएन परिषद की भी बैठक होगी, लेकिन बैठक का नतीजा क्या होगा ये बड़ा सवाल है। इजराइल पर भी आप देखिए ईरान का किस तरह से हमला और उसके बाद पलटवार भी। इकबाल जी, जिस तरह से अब इजराइल भी एक्शन मोड में, यानी कि अगर आप एक मिसाइल दागते हैं तो हम आप पर 2 दागेंगे, फिर 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले
जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर बात, अमेरिका के आर्मी हेड ने यह कहा था कि ईरान को बहुत हल्के से न लिया गया है, अगर उससे जंग होगी तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया, अब तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पिछले अगर हम कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो आप ये समझिए कि अमेरिका के लिए खतरा ये हो जाएगा कि अगर ये जंग बढ़ जाती है तो ईरान जो है यहाँ पर अपने जो लोग हैं, अलग अलग संगठन तो उसके पास है, उसको लेकर के वो जमीनी वॉर लड़ सकता है। अमेरिका की वो ताकत है। और अमेरिका की देखिए बात करें तो हम अफगानिस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि दुनिया के सुपर पावर ने दुनिया के अलग अलग कंट्रियों के साथ में अफगानिस्तान पर हमला किया था। जिनके पास चप्पल पहनने की ताकत नहीं थी, उसने ये कर दिखाया था कि अमेरिका को $80 बिलियन के हथियार छोड़ के वहां से बाकायदा भागना पड़ा था। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2021 की बात है। और अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल को आज भी एड जो है वो अमेरिका से मिलता है। अमेरिका आज हाथ ऊपर कर ले तो इजराइल की हैसियत 2 दिन लड़ने की भी नहीं है। हालांकि ईरान की बात करें तो ईरान ने इतनी जंगें देखा है कि अब वो जमीन पे आकर के बैठ चुके हैं, उससे ज्यादा उनको नीचे आप ला नहीं सकते। उनके पास 2 चीजें, जैसे आपने आशा जी पूछा था कि अमेरिका की जो शर्तें है, और ब्रिगेडियर साहब ने भी इस तरह कहा कि यूरेनियम और न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स तो इजराइल के पास भी है, लेकिन इजराइल को कोई कुछ बोलता नहीं है। ईरान के ऊपर ही दादागिरी क्यों की जा रही? खास करके अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आज से नहीं, सन 1970 से ही निगाह जो है वो मिडिल ईस्ट पर रही है, क्योंकि वहां जो मिनरल अर्थ है, चाहे वो ऑयल की शक्ल में हो या अलग अलग शक्ल के अंदर, वो चाहता है कि उसका कब्जा जो है उस पर बना रहे, साउथ अफ्रीका पे बना रहे। तो इन सारी चीजों को लेकर के अमेरिका ने हमेशा से ही दादागिरी की है। 2023 की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से आप 21 की बात कर रहे हैं, 23 में अगर बात करें तो जो गाजा में चल रहा था सैन्य अभियान, उसमें भी तो अर्थव्यवस्था बहुत गहरे घाव पर चली गई थी। फिर 2024 के अनुसार अगर हम देखें रिपोर्ट के अनुसार कि $67.5 अरब इस पर खर्च हो गए थे। इजराइल ने लगभग खर्च किया इतना पैसा। फिर हालात इतनी गंभीर हो गई कि कैबिनेट में यहाँ एक बड़ा फैसला लेना पड़ा कि $35 अरब का भारी भरकम आपको बजट मंजूर करना पड़ा। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ आपको? क्योंकि आप दिन ब दिन इस तरह से जंग अगर लड़ते हैं तो 15-15 साल पीछे चलते जा रहे हैं, तो फिर आपका देश किस तरह से आगे चलेगा? एक सेकेंड ब्रिगेडियर खन्ना, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, ब्रिगेडियर खन्ना मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उसके साथ ही सुनिए ना, पहले ये इजराइल की बात है, लेकिन ईरान को अगर हम देखें, क्योंकि जंग इस वक्त जो बन गई है वो ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका बन गई है, तो इजराइल और ईरान के बीच में परिस्थिति अर्थव्यवस्था को लेकर समझने की जरूरत है। सुपर पावर एक अमेरिका है, लेकिन इजराइल भी एक छोटा देश है और ईरान भी छोटा देश है। अब ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो, अगर हम ईरानी रियाल की बात करें तो उसकी कीमत 14,434 तक गिर चुकी है और महंगाई की मार आप झेल रहे हैं। आसमान आपकी महंगाई छू रही है। फिर अर्थव्यवस्था पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, लेकिन 12.5% का योगदान कृषि का केवल है। फिर सेवा क्षेत्र की अगर बात आती है तो उसमें ईरान की जीडीपी में 47% है, उद्योग का 40% है। तो इस तरह से जब आप एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसलिए सोच विचार करना जरूरी है, या फिर ईरान ने बस ये ठान लिया है कि हम पर हमला किया, हमने तो पलटवार करना है भाई? नहीं, आशा जी वैसा नहीं है। देखिए मामला ऐसा है कि अगर आप ये सोच लो या मैं सोच लूं कि आपके स्टूडियो में आकर दादागिरी करके आपसे सारी चीजें छीन ही लूंगा, हर कोई तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। देखिए कई ऐसे मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं, गल्फ वॉर के बाद में उसने अलग अलग जगह पर 19 ऐसी बेसिस बनाई है। ईरान ने उन सारी चीजों को कभी पसंद नहीं किया। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर आप ऐसा देखिए कि अमेरिका भले ही सुपर पावर है, लेकिन आज वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जदार है। अमेरिका भी एक तरीके से दादागिरी के अंदर आप देखिए कि रशिया यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा है उसके अंदर यूक्रेन की तरफ खड़ा है, यहाँ इजराइल की तरफ खड़ा है। तो आप इन सारी ही चीजों को भी समझ लीजिए कि वहां उसके लिए भी ये सारी चीजें आसान नहीं है। अगर वो वेनेजुएला पे कब्जा कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पर माया ऑयल है, तो उनका कहना है कि अगर वो ऑयल हमारे हाथ में आता है, उसको हम बेचेंगे, वो पैसा हमें मिलेगा। तो ये एक तरीके से तो ऐसा हुआ ना कि मैं अपना घर छोड़ करके आशा के घर में घुस रहा हूँ, दादागिरी से सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेरी लेना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, आशा कमजोर होगी तो वो झुक करके आ जाएगी। अगर ताकतवर है तो वो ऑब्वियसली लड़ेगी। दोनों पत्नी पत्नी को यहाँ बंदी बना लिया गया, वो तो हुआ ना, गवाह है पूरी दुनिया। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि आप जितनी जगह चाहोगे दादागिरी करना तो हर जगह पॉसिबल नहीं है। देखिए यही चीज जो ईरान कर रहा है, ईरान से पहले अफगानिस्तान ने भी तो यही किया ना, मिनरल अर्थ को लेकर के। चाहे अमेरिका ने इराक पे हमला किया हो, फिर लीबिया पे किया हो, अफगानिस्तान पे किया हो, सभी को तो उसने यही बोला था कि इनके पास ये हथियार है। आखिरकार मिला हथियार? कुछ नहीं मिला, लेकिन दुनिया के अंदर तबाही बढ़ा दी उसने।
आज मुझे बताइए, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से अपनी फतेह हासिल की है, ईरान भले ही लड़ाई लड़ रहा है, तो इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल का सपना है। आप और हम कितनी भी बात कर ले, आप इसको मान के चलिए, ग्रेटर इसराइल को लेकर के इसराइल के अंदर एक ये मिथ है कि हमें किसी भी तरीके से ग्रेटर इसराइल बनानी है, जिसके अंदर सऊदीया, तुर्की, इराक, ये सारा इलाका आता है। तो इन चीजों को लेकर के आज नहीं, आगे भी ये जंगे जो है वो चालू ही रहेगी। और ऐसा मत समझिए कि चाहे वो अमेरिका रहे ना रहे, इसराइल ये सपना जो है पूरा करने के लिए आए दिन अब बात आ जाती है मानसिकता पर कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अगर हम बात करें, आप देश के लिए काम कर रहे हैं कि आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले बिजनेसमैन थे, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बिजनेसमैन है। आप ये देखिए कि एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने पाकिस्तान को इतनी ज्यादा शय दे दी कि मुल्ला मुनीर, जो कि ना हेड ऑफ स्टेट है, ना किसी तरह से वो उस लायक था कि उसको व्हाइट हाउस में बुला के जो है आदर सत्कार किया जाए, पर उसको बुलाया गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब की निजी जो उनकी फैमिली बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का, वो उसके अंदर पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है उसको वहां पे स्टार्ट करना चाहते थे। दूसरा, रेयर अर्थ मिनरल जो बलोचिस्तान में है, वो उसके लिए भी उन्होंने दूसरी बार बुलाया। और ये तो 100% बिजनेसमैन है। साथ ही साथ प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये कहा था कि ये वहीं हाथ डाल रहे हैं जहां पे इनको लगता है कि तेल है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या और कुछ इनको फायदा होगा जो इनकी कंपनी के लिए बाद में फायदेमंद होगा। प्रेसिडेंट तो ये पूरा टाइम नहीं रहेंगे, पर अब वेनेजुएला के ऊपर जो है उन्होंने वहां पे जैसे ऑयल के ऊपर कब्जा किया है, वहां अपनी मर्जी की वो कंपनीज ले आए हैं, अमेरिकन कंपनीज, जो वहां पे अब वो एक्सप्लोरेशन करेंगे और एक्सट्रैक्शन करेंगे और सेल करेंगे। तो इसी तरह वो अलग अलग जगह पे ये करें। 2-3 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इस जंग के 2 ही आउटकम हो सकते हैं। या तो बिल्कुल ही अमेरिका ईरान के ऊपर कब्जा कर दे, और वो करने के लिए खमैनी साहब का मरना जरूरी है। दूसरा ये है कि जो मिसाइल और ड्रोन्स का जो उनके पास क्वांटिटीज हैं, वो इसी जंग में जो है खत्म हो जाए, तो उनके बाद लड़ने की क्षमता नहीं होगी ईरान के बाद। तीसरा है IRGC जो है बहुत स्ट्रांग है। तो IRGC को भी बिल्कुल ही वो निस्त नाबूद कर देंगे कि वो उठ ही नहीं पाए। तो ये 3 चीजें अगर तो मतलब IRGC की तरफ से तो बार-बार चेतावनी जारी हो रही है कि हम तो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम मरते तक दम तक यहाँ लड़ते रहेंगे। लेकिन अब खन्ना जी, जब आप देखिए ना, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जब जब जंग हुई है, यानी कि 5 से 6 बार छोटी छोटी जंग हुई है। जो 88 में हुई थी, अमेरिका ने ईरान की नौसेना तबाह कर दी थी। फिर 20 में जंग हुई तो सुलेमानी की मौत हुई और मिसाइल पर हमला हो गया था। और फिर 2024 में 2 बार इजराइल पर ईरान ने यहां ड्रोन दागे। 25 में 12 दिन की ये जंग थी जो भारी नुकसान हुआ। अब 26 की जंग जारी हो गई। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नौसेना तबाह, फिर मिसाइल दागी, सुलेमानी की हत्या, इस बार भी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि हाँ भाई, इससे पहले भी अमेरिका ने कहा था कि हम नहीं, कि हम हत्या करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं उसको, और उस वक्त भी छुपा दिया गया था। लेकिन आज भी वही परिस्थितियां बनी और फिर खबर आई कि नहीं, मारे जाने की खबर है, पुष्टि नहीं हुई, फिर कहा कि नहीं अब संबोधन है, तो अब फिर से वैसे ही हालात बनेंगे। आशा जी, बहुत क्लियर है कि अमेरिका जो है बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पे ईरान में किसी भी तरह से नहीं ले जाना चाहता, अपनी फौज को वहां पे डिप्लॉय नहीं करना चाहता है। जैसे अभी इकबाल साहब बता रहे थे कि अफगानिस्तान में जो है अमेरिका की बहुत बुरी हालत हुई थी, और वो इसी वजह थी क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड, उनके वहां पे सोल्जर्स थे। आप दूसरे देश में जाके आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं सालों साल, क्योंकि वहां की जनता एक टाइम आएगा वो आपके खिलाफ हो जाएगी। आज की डेट में हो सकता है वो अमेरिका का साथ दे दे, और क्योंकि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालना चाहते हैं ट्रंप साहब ईरान में, इसीलिए वो जो वहां की जनता है उसको बोल रहे हैं कि भाई आप सड़कों पे निकलो और आप तख्ता पलट करो, और उसके बाद जो है जो रजीम चेंज है वो उस हिसाब से करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग ज्यादा दिन नहीं। इकबाल जी, मुझे ये बताइए
कि जब जब इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ी है, ईरान ने रिटेलिएट जरूर किया है, बदला जरूर लिया है, नुकसान सबसे ज्यादा भुगता है, जिसका डर मिडिल ईस्ट के लोगों के बीच में हो जाता है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस बार की भी वैसी परिस्थितियां होंगी या कुछ अलग होगा? नहीं, बिल्कुल इस बार भी यही होगी। और देखिए, जो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, अमेरिका ने हमेशा ये दादागिरी की है, रिजीम चेंज करने की बात की हो, आप सड़कों पे आइए, लोगों से कहा है मार दीजिए, चाहे वो सद्दाम हुसैन की बात हो, कर्नल गद्दाफी की बात हो। अब यहाँ मुल्ला उमर के दौर के अंदर भी जब अफगानिस्तान के अंदर मामला हुआ था, तो ये जो लड़ाइयों को हम देखें तो एक तरफा दादागिरी का ही मामला रहा है। और ये सारे ही मामले के अंदर अगर देखेंगे तो उसके पीछे सबसे बड़े है जो ऑयल हो या मिनरल अर्थ हो, जिसको लेकर के अमेरिका चाहता है कि उसका कब्जा रहे। आप देखिए, ये फरकानी बासों के अंदर जहां साउथ अफ्रीका से जो कंट्रीज है, उन्होंने भी धीरे धीरे एक तरीके से अमेरिकन और गोरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो दुनिया अब ये सारी चीजों को समझने लग गई है, जिसको लेकर के अब इनको एक तरीके से लड़ाई लड़नी। ब्रिगेडियर